चलिए माय डियर फ्रेंड्स, कैन वी स्टार्ट? सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. आई होप ऑल इज वेल. हैड योर फूड? हैड योर स्लीप? नो? ठीक है. तो अभी कंप्लीट करना है इस लेक्चर पे? नहीं सोना है? गुड. चलिए, सो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चों? आई गेस वी वर टॉकिंग अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ डूइंग एन ऑडिट. हाँ कि ना? जिसके अंदर हमने पहला लिमिटेशन पढ़ा, दैट इज नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. और हमने डिस्कस किया कि फाइनेंशियल रिपोर्ट का नेचर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का नेचर ऐसा होता है कि ये सब्जेक्टिव इन टर्म होता है. इट इन्वॉल्व्स लॉट मेनी जजमेंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के टाइम पे मैनेजमेंट बहुत सारे जजमेंट्स करता है, और ये जजमेंट्स क्या होते हैं? सब्जेक्टिव होते हैं. तो ऑडिटर को इन सब्जेक्टिव टर्म्स का ऑडिट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट टू मैनेज डिफर होते रहता है. सो इट ऑल्सो कंटेन्स द डिग्री ऑफ, क्या बोलो, अनसर्टेनिटी. तो नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आप क्या याद रखेंगे? नंबर वन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट. while preparing the financial statements, management use lot of judgments. Judgments are subjective in nature and it involves degree of uncertainty, isn't it? So that's why auditor may not be able to obtain the absolute assurance, because अभी यहाँ पे उसको reasonable assurance से ही काम करना होगा. नेक्स्ट वन, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर. आप बताएंगे ऑडिटर कभी भी 100% ऑडिट करता है या फिर सैंपल बेस पे ऑडिट करता है? सैंपल बेस पे. तो जो भी ऑडिट होगा वो कैसे होगा? सैंपल बेस पे होगा. साथ में मैनेजमेंट आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, इसका क्या गारंटी है? नहीं. जो भी फ्रॉड वगैरह होता है उसको मैनेजमेंट डिसऑनेस्ट एंड स्क्रपलियस पीपल मिल मिला के करते हैं, और ये सारे लोग इस फ्रॉड को बड़ी केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम से सोफिस्टिकेटेड मैनर में डिजाइन करते हैं टू कंसील दैट. ये होता है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, बिकॉज इस वाले मामले में एविडेंसेस ऑब्टेन करना ऑडिटर के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है. उसको बोलते हैं नेचर ऑफ, क्या बोलो, ऑडिट प्रोसीजर्स. हाँ कि ना? थर्ड, एकदम सिंपल, ऑडिट कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है. सी, ऑडिट इज नॉट ए इन्वेस्टिगेशन ऑफ सीबीआई. सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगा तो 100% चेकिंग करेगा, एकदम किसी भी चीज के बेस तक पहुंचेगा और फिर उसके अंदर से रिजल्ट ड्रॉ करेगा. ऑडिट 100% एग्जामिनेशन नहीं है. इन्वेस्टिगेशन 100% हो सकता है. सी, ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में क्या फर्क है? सी, सपोज वन ऑडिट वी कंडक्टेड, हमने सेक्शन नंबर 143 सब सेक्शन नंबर 12 पढ़ा है, जिसके अंदर ड्यूटी टू रिपोर्ट फ्रॉड पढ़ा था. याद है आपको कि जब भी ऑडिटर को फ्रॉड नजर आएगा 2 दिन के अंदर मैनेजमेंट को बताना. अगर वो 1 करोड़ उससे ऊपर है तो क्या करेगा? वो एमसीए को रिपोर्ट करेगा. हाँ कि ना? विद द नेचर ऑफ फ्रॉड, अमाउंट इन्वॉल्व इन द फ्रॉड, पार्टीज इन्वॉल्व इन द फ्रॉड, ये सारी बातें उसमें ऐड करके रिपोर्ट करेगा. तो जैसे ही रिपोर्टिंग होता है, हो सकता है स्पेसिफिक कंसर्न अथॉरिटी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करे. इसको बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वेस्टिगेशन. अब वो इन्वेस्टिगेशन जिस एरिया में फ्रॉड है उसका 100% वेरिफिकेशन करेगा या एग्जामिनेशन करेगा. मतलब इन्वेस्टिगेशन होता है व्हेन द फ्रॉड विल बी डिटेक्टेड. ऑडिट इसके अंदर मिसस्टेटमेंट्स है ही, उस एंगल से किया नहीं जा सकता. तो इन्वेस्टिगेशन में 100% वेरिफिकेशन होगा, किसी पर्टिकुलर एरिया का होगा. ऑडिट किसी पर्टिकुलर एरिया का इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ना वो 100% चेकिंग है. तो ऑडिट इज नॉट एन, क्या बोलो, ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन. इसलिए वो कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं कर पाएगा. जितना भी सैंपल बेस पे जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिल रही है ड्यूरिंग द ऑडिट, उसके बेस पे वो अपना रीजनेबल एश्योरेंस ड्रॉ करके अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा. क्योंकि ऑडिट क्या नहीं है बच्चों? कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं है. आई बात समझ में? नेक्स्ट वन आता है टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, decrease in the relevance of the information over a period of time. Now what do you mean by this? See, an auditor who is conducting audit of a company since last 2 years. During these 2 years he sought detailed information about the management of the company regarding the various matter. संभलिए. ओके, सी, हमने देखा था कोई भी ऑडिटर जो अपॉइंटमेंट होता है तो वो इंडिविजुअल ऑडिटर कम से कम 5 साल के लिए अपॉइंट होगा. अरे हाँ देना. तो अगर मान लो मैं इस साल कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं और इसके पहले 3 साल 4 साल में ऑडिट कर चुका हूं,
तो इस साल का ऑडिट करने के पहले क्या मेरे पास कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, जैसे कि इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट? आई टोल्ड यू दैट ऐसे 315 में ऑडिटर एंटिटी को अंडरस्टैंड करेगा, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी। कुछ याद है कि नहीं? अब एंटिटी को अंडरस्टैंड करना है, मतलब क्या 315 में पढ़ेंगे डिटेल में, बट व्हाट डू यू मीन बाय अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी? वी आर अंडरस्टैंडिंग द हु आर द मैनेजमेंट, व्हाट इज देयर इंटीग्रिटी। कुछ समझेगा बच्चों? तो अगर मेरे पास 2-3 सालों में जब मैं उनका ऑडिट कर रहा हूं, आई गॉट टू नो समथिंग अबाउट दी मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट क्या है, कैसा है, फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व करते हैं, ऑनेस्ट है, डिसऑनेस्ट है, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है, इंटरनल कंट्रोल वीक है, तो 3-4 सालों में मैंने वो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करी है। तो इस साल जब मैं ऑडिट करने जाऊंगा तो ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे बैक ऑफ द माइंड है कि नहीं? तो कई बार ऑडिटर ऐसी वाली इंफॉर्मेशन पे रिलाई करके आगे निकल जाता है। See, once I got to know you, I will not verify you again. I will keep that in my mind and then I will move further. मतलब मुझको पता चला 3 साल के ऑडिट में कि इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है, तो इस साल मैं ऑडिट में ज्यादा चेकिंग हो रही, कम चेक करूंगा। आई विल बिलीव, आई विल हैव अ ट्रस्ट कि भैया इनका कंट्रोल स्ट्रांग है, तो मैं उसी के साथ आगे बढ़ लूंगा कुछ हद तक। लेकिन हो सकता है कि इसी साल मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया, तो इसी साल कंट्रोल सरकमवेट कर दिए, कंट्रोल्स ओवरराइड कर लिए, ओवरराइड करने मतलब तोड़ दिए, तो क्या मेरा ये विश्वास टूट गया? इसको बोलते हैं टाइमलीनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कि जिस किसी भी इंफॉर्मेशन को हमने बहुत पहले ऑब्टेन किया होगा उसका रेलेवेंस आज नहीं हो सकता है, और इस वजह से अपना ऑडिट कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं होता है। द रेलेवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन डिक्रीजेज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ऑडिटर कैन नॉट वेरीफाई ईच एंड एवरी मैटर एवरी टाइम, कभी कभार वो कुछ बातों पे विश्वास रख के आगे निकल जाता है। द बैलेंस हैज टू बी स्ट्रक बिटवीन द रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इट। मतलब अगेन वापस मैं अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी वगैरह करने जाऊंगा तो कॉस्ट बहुत ज्यादा लगेगा, टाइम भी बड़ा ज्यादा जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पिछले साल में जो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करी है उसी पे विश्वास रख के आगे निकलूंगा। बट हो सकता है कि पिछले साल की इन्फॉर्मेशन आज इस साल के ऑडिट के लिए रेलेवेंट ना हो, बट बिकॉज ऑफ माई cost and the benefit that I will get out of that is varying। मतलब जितना कॉस्ट लगेगा, जितना एनर्जी लगेगा, उसमें तो मेरा पूरा ऑडिट खत्म हो जाएगा। तो आई हैव टू समहाउ रिलाई ऑन द इंफॉर्मेशन और रिलाई ऑन द थिंग्स दैट आई हैव केम टू नो इन द प्रीवियस ईयर ऑडिट्स। लेकिन ये भी गलत साबित हो सकता है। अगर सही साबित हुआ तो फिर ऑडिटर का जो रिस्क है, वो जो रिस्क लेके उसने आगे ऑडिट किया हुआ है वो सही है, और अगर गलत निकला तो रिस्क तो वो कैरी कर ही रहा है। सही बात है बच्चों। तो उसको बोलते हैं टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीजेस द रेलेवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी, ये एग्जांपल आप याद रख सकते हो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, फ्यूचर इवेंट्स। एक बात बताओ, आज मैंने जो ऑडिट किया है वो 31 मार्च 2025 तक का किया है। वेदर दैट गिव्स गारंटी टू द यूजर्स कि एंटिटी अगले साल यानी कि 25-26 में कैरी ऑन करेगी, कंटिन्यू करेगी, इसका कोई गारंटी है क्या? तो ऑडिटर कैन नॉट गिव गारंटी कि आगे कंपनी काम करेगी, हाँ कि ना? ऑडिटर कैन नॉट प्रोवाइड गारंटी दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, बिकॉज आगे जा करके कंपनी का बिजनेस बंद भी हो सकता है ड्यू टू चेंज इन द मार्केट कंडीशन। कोई नया बिजनेस आ गया मार्केट में ड्यू टू ऑनसेट ऑफ सम एडवर्स इवेंट, कुछ एडवर्स इवेंट भी हो सकते हैं आगे। अरे क्या पता था जब ऑडिटर ने 19-20 का ऑडिट किया तो उसको क्या पता था कि 2020 में कोरोना आने वाला है? उसको तो पता ही नहीं था ना। लेकिन उसने क्या बोला था, बिल्कुल सही है, लेकिन अगले साल ही क्या आ गया, लॉकडाउन हो गया, कोरोना आ गया, कुछ बिजनेस तो बंद भी हो गए। तो क्या ऑडिटर फ्यूचर इवेंट्स के बारे में गारंटी दे सकता है? नहीं। अरे वो तो इस साल की भी गारंटी नहीं दे रहे, वो इस साल बोला रीजनेबल एश्योरेंस, और तुम अगले साल का एब्सोल्यूट एश्योरेंस मांग रहे हो कि अगले साल वो कंपनी चलेगी, इसका गारंटी दे दो। अरे मैं इस साल का गारंटी नहीं दे सकता, अगले साल का क्या ही गारंटी दूंगा? तो बताएंगे क्या ये लिमिटेशन हो सकता है ऑडिटर के लिए? द आंसर इज यस। सो दीज आर व्हाट द लिमिटेशंस ऑफ डूइंग एन ऑडिट। बताएंगे क्या क्या लिमिटेशंस है। पहला लिमिटेशन क्या है बच्चों? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, याद रख सकता है क्या? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। दूसरा नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। तीसरा क्या है? नॉट
Audit is not an investigation. Then timeliness of financial reporting and decrease in the relevance of information, and last one आएगा आपका future events. Okay, वापस लिखो यहाँ पे सब कुछ. चलिए मैं किधर गया? यस, तो हम क्या पढ़ रहे थे बच्चों? कम ऑन. लिमिटेशंस ऑफ क्या बोलो? ऑडिट. वो भी कौन से लिमिटेशन बच्चों? दीज आर दी इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ डूइंग एन ऑडिट. तो पहला लिमिटेशन क्या है बच्चों? कम ऑन, जोर से बोलो. नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. नंबर 2, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स. ये दो याद हो जाएंगे पक्का. चलिए तीसरा क्या बोला हुआ है? ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन. ऑडिट कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है. चौथा, टाइमलीनेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड relevance of information over a period of time decreases. Okay, relevance of information will be decreases over a period of time. And fifth one आएगा आपका, that is the future events. Okay, अब हर एक पॉइंट में क्या क्या लिखना है बच्चों आपको? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या क्या लिखेंगे जरा बताना मुझको. व्हाट यू विल राइट डाउन हियर? आप यहाँ पे लिखेंगे that while preparing the financial statement management uses क्या बोलो? come on, judgments. ये judgments क्या होते हैं? judgments are, come on, subjective and it contains degree of uncertainty. That's why auditor will not be able to obtain absolute assurance. वो कौन सा ऑप्शन ऑब्टेन करेगा? he will obtain the reasonable assurance. लिख पाओगे? what is the nature of audit procedure? come on, उसमें क्या लिखेंगे? नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में लिखेंगे दैट ऑडिटर विल नॉट बी एबल टू वेरीफाई ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन. ओके, ही विल वेरीफाई इट ऑन सैम्पलिंग बेसिस, इजंट इट? दूसरा कि ऑडिट करते समय उसके पास लिमिटेशंस है. क्या लिमिटेशंस है? कि भैया मैनेजमेंट उसको विल नॉट प्रोवाइड, कम ऑन, द कंप्लीट इंफॉर्मेशन. ओके, कई बार मैनेजमेंट क्या होता है? इज इन्वॉल्व्ड इन क्या बोलो? फ्रॉड. और फ्रॉड को वो क्या करते हैं? फ्रॉड को वो सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली कंसील करते हैं. तो इस बारे में अनेबल टू ऑब्टेन sufficient and appropriate audit evidences. That's why he will obtain the reasonable assurance, not the absolute assurance. क्या audit investigation होता है? नहीं. It is not the guarantee that financial statements are free from material misstatement. What is timeliness of information? कि information obtained will decrease its relevance over a period of time. ओके, इसके अंदर बस यही स्टेटमेंट लिखना है. एंड फ्यूचर इवेंट मतलब ऑडिट इज नॉट द गारंटी दैट एंटिटी विल नॉट comes to an end in future. Okay, ये इस बात का गारंटी नहीं देता है. There could be certain
एडवर्स इवेंट और सर्कमस्टेंसेस अफेक्ट द एंटिटी इन फ्यूचर। ओके, इतना लिखना है आपको, लिख पाओगे? ओके, कॉपी करेंगे, हेडिंग देंगे इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ डूइंग एन ऑडिट और फटाफट कॉपी करेंगे। सॉरी, इंडिपेंडेंट है, ऐसे 200 के अंदर आता है, लेकिन ये ऐसे 200 का पॉइंट है, अलग से लिखो, आप लिखो ऊपर ऐसे 200 और उसके नीचे लिखो इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ डूइंग एन ऑडिट। ये ऐसे 200 का ही हिस्सा है, हेडिंग देना इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ डूइंग एन ऑडिट। नेक्स्ट नंबर का पॉइंट लिख सकते हैं इसमें। अभी इसके पहले आपने कौन सा पॉइंट लिखा हुआ था? आई गेस ऐसे 706 देखा होता। अभी एक इंडिपेंडेंट लिखो इसको, ऐसे 200 लिखो ऊपर और उसके नीचे लिखो इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ डूइंग एन ऑडिट।
ये हो गया. वर्ड लिख करके प्लीज रीड इट वंस. Okay, once it is over, please read it once.
इज इट ओवर? चलिए, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ऐसे 200 के अंदर जो मेजॉरिटी एक्सप्लेनेशन था उसको कवर किया हुआ है। फ्रेंड्स, जर्नी ऑफ ऑडिट दैट वी हैव सीन सो फार, एक बार उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट थिंग इन द ऑडिट वी सीन द मीनिंग ऑफ द ऑडिट, ठीक है? उसके बाद इस हमने जो लिखा है उसको एक बार रिव्यू करते हैं। तो हम ऐसे 200 के अंदर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए। उसके बाद हमने पढ़ा मिसस्टेटमेंट्स क्या होता है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है, हाँ कि ना, रीजनेबल एश्योरेंस क्या है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्या है, ऑडिट में स्टेप्स क्या क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमने डायरेक्टली SS 700 सीरीज शुरू किया था। उसके अंदर स्टेप्स ऑफ डूइंग एन ऑडिट में मैंने आपको पहले क्या बताया था? स्टेप्स ऑफ डूइंग एन ऑडिट में पहला स्टेप क्या था? अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, यानी कि व्हाट वी डिड, हमने ऐसे 315 को फॉलो किया, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग बिफोर स्टार्टिंग एनी ऑडिट वी हैव टू अंडरस्टैंड द एंटिटी। उसके बाद ऐसे 210 में हमने क्या किया, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को एग्री करके लिया कि हम उसका ऑडिट कर सकते नहीं कर सकते। तो उसमें मैंने आपको बताया था, प्लीज पे अटेंशन, कंपनी एजीएम में मेंबर से ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करवाती है। जो ऑडिट कमेटी होती है वो कुछ शॉर्ट लिस्ट करके 4-5 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का नाम देते हैं, मेंबर्स उनमें से किसी एक को अपॉइंट करते हैं। जैसे ही अपॉइंट करते हैं, कंपनी क्या करेगी बच्चों, कंपनी सीए को क्या भेजेगी, कम ऑन, अपॉइंटमेंट लेटर भेजेगी। जैसे अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, वेदर सीए विल डायरेक्टली स्टार्ट डूइंग एन ऑडिट और व्हाट, नहीं, फिर सीए क्या करेगा, कंपनी को क्या भेजेगा, कम ऑन, एंगेजमेंट लेटर एज पर SA 210। इसके अंदर क्या होगा बच्चों, इसके अंदर होंगे टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ डूइंग एन ऑडिट, कि कौन से टर्म्स पे ऑडिटर ऑडिट करेगा। तो मैनेजमेंट शुड एग्री ऑन दिस टर्म्स। अगर मैनेजमेंट इन टर्म्स पे एग्री करेगा तभी ऑडिटर ऑडिट करने के लिए जाएगा। फिर उसके बाद प्लानिंग करना है, ऑडिट को एग्जीक्यूट करना है, एंड लास्ट हमको रिपोर्ट करना है, हाँ कि ना? तो हमने रिपोर्टिंग वाला पार्ट देख लिया, कैसे रिपोर्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग कैसे करना है वो 300 सीरीज में जाएगा, प्लानिंग अगेन 300 सीरीज में जाएगा, एग्जीक्यूशन ऐसे 500 सीरीज, जो भी आपका ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है वो एग्जीक्यूशन फेज में जाएगा। रिपोर्टिंग देख लिया है, अब देखते हैं अगर किसी ऑडिटर को अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप एंगेजमेंट लेटर ड्राफ्ट करके जो देगा वो क्या चीज होती है, कैसे इस एंगेजमेंट लेटर को ड्राफ्ट करते हैं। तो अभी हमको कौन सा ऐसे पढ़ना है बच्चों, कम ऑन, ऐसे 210, दैट इज एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर। सी, हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था सीए फाउंडेशन में, याद है क्या था कॉन्ट्रैक्ट? एक बंदा ऑफर देता है, दूसरा बंदा एक्सेप्ट करता है। यहां पे भी सेम ही है। क्या ऑडिट, कंपनी एंड ऑडिटर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट ही है कि हम आपको अपॉइंट कर रहे हैं एज एन ऑडिटर, क्या आप ऑडिट करने के लिए तैयार हो? ऑडिटर हाँ बोलेगा, बोलेगा कि ये मेरे टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर आपने ये एक्सेप्ट कर लिए तो समझ लो कि मेरी हाँ है। तो ऑफर गया, एक्सेप्टेंस गया, तो उनके बीच में क्या बना, कॉन्ट्रैक्ट। यू टेल मी वेदर दिस कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन राइटिंग और इट कैन बी ओरली। इट मस्ट बी इन राइटिंग ना, अपॉइंटमेंट लेटर शुड बी इन राइटिंग, इसके टर्म्स एंड कंडीशन राइटिंग में जाएंगे, फिर मैनेजमेंट उसको एक्सेप्ट करेगा, ताकि एक एविडेंशियल प्रूफ मेंटेन हो कि भैया कौन से टर्म्स पे ऑडिटर को हमने अपॉइंट किया है ऑडिट करने के लिए, और ऑडिटर आपसे क्या चाहता है, ऑडिटर क्या करेगा, ये सारी बातें उस टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर में लिख करके हम डिसाइड करेंगे। इन शॉर्ट हमको ऐसे 210 ये समझा रहा है कि मेक ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी कंपनी एंड दी, क्या बोलो, ऑडिटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगेजमेंट लेटर, ऐसे 210। और इस एंगेजमेंट लेटर के टर्म्स को मैनेजमेंट क्या करेगा बच्चों, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, चलिए देखिएगा ऐसे 210 में क्या क्या बातें लिखी हुई है। देखिए, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट लेटर।
So the objective of the auditor is to accept or to continue an audit engagement only when the basis upon which it is to be performed has been agreed. मतलब जिस बेस पे हम लोगों को स्पेसिफिक एंगेजमेंट परफॉर्म करना है वो एग्री हुआ तो हम उस ऑडिट को एक्सेप्ट करेंगे या कंटिन्यू करेंगे. व्हाट इज एक्सेप्ट करना? अगर मेरी नई एंगेजमेंट है, और कंटिन्यू करना मतलब ओल्ड या फिर आई कैन से एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट. सी पहली बार मुझको उस कंपनी ने अपॉइंट किया है एज एन ऑडिटर, तो पहली बार मैं उनका ऑडिट करूंगा, मतलब दैट इज ए न्यू असाइनमेंट फॉर मी, दैट इज ए न्यू अपॉइंटमेंट फॉर मी. तो व्हेन आई एम डूइंग द ऑडिट ऑफ दैट एंटिटी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, whether I should tell them my terms and conditions. सो नए एंगेजमेंट में तो एंगेजमेंट लेटर देना जरूरी है ही, लेकिन पुराने एंगेजमेंट में, यानी कि मैं उस कंपनी का एग्जिस्टिंग ऑडिटर हूं, पिछला साल या पिछले के पिछले साल या फिर पिछले 4 साल या पिछले 9 साल मैंने ही ऑडिट किया है, तो उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट्स. तो क्या एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट्स में भी एंगेजमेंट लेटर इशू करना जरूरी है? द आंसर इज यस. कुछ केसेस में नहीं किया तो चलेगा, बट इस ऐसे का ऑब्जेक्टिव है कि नए एंगेजमेंट में आप एंगेजमेंट लेटर बनाइएगा, एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट में, एग्जिस्टिंग रिलेशन में आप चाहो तो यही एंगेजमेंट लेटर जो नए केस में दे सकते हो उसको भी कंटिन्यू कर सकते, या फिर उसको यूज दोबारा से कर सकते हो, दोबारा से नया एंगेजमेंट लेटर इशू किया जा सकता है. क्लियर है बच्चों? तो आपका एंगेजमेंट आपको एक्सेप्ट करना है या फिर क्या करना है बच्चों? कंटिन्यू करना है. जब तक आप जिस टर्म्स पे आप उस एंगेजमेंट को परफॉर्म करेंगे वो एग्री नहीं होगा, तब तक ना उसको आप एक्सेप्ट करेंगे ना उसको कंटिन्यू करेंगे. आई बात समझ में? कैसे करेंगे इस बात को? हम एंगेजमेंट लेटर में प्री कंडीशंस एस्टैब्लिश करेंगे कि कौन से कंडीशंस में हम ऑडिट करेंगे, वो क्या प्री कंडीशंस है, आगे इसी के चर्चा करनी है. तो फर्स्ट आपके एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या होगा? प्री कंडीशंस ऑफ डूइंग एन ऑडिट एंड कंफर्मिंग दैट there is a common understanding between the auditor and management and TCWG regarding the terms of the audit engagement. मतलब इन टर्म्स के रिलेटेड उनका एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, मतलब एक्सेप्टेंस है. इन शॉर्ट ये बता रहे एंगेजमेंट लेटर बनाओ, उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस, प्री कंडीशंस लिखो, अदर कंडीशंस लिखो, मैनेजमेंट के पास दो और दोनों इस बात पे क्या करो? कॉमन अंडरस्टैंडिंग लो. इन शॉर्ट क्या करिए बच्चों? एग्री करिएगा. उसके बाद ही आप ऑडिट एक्सेप्ट करो या उसको कंटिन्यू करो. जिप लगा? तो बताएंगे एंगेजमेंट लेटर में कौन से कंडीशंस होते हैं? 2. पहले हो गए प्री कंडीशन, जोर से बोलो क्या? प्री कंडीशंस. और साथ में होंगे क्या? बोलो अदर टर्म्स, जो सेकंड की बात कर रहे हैं. ओके, प्री कंडीशंस एंड प्री कंडीशंस एंड अदर टर्म्स, ये लिख करके उनके बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग लो. कॉमन अंडरस्टैंडिंग मतलब इट शुड बी एग्रीड बाय द मैनेजमेंट. ऑडिटर तो एग्री करेगा नहीं बिकॉज उसी ने लिख के दिया हुआ है, बस मैनेजमेंट TCWG से एक्सेप्ट करके लो. ठीक है बच्चों? क्लियर है? आगे बढ़े? आगे बढ़े क्या? नो. यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 6 में आते हैं कि साला एंगेजमेंट लेटर में होता क्या है. ये एग्जाम का अपने आप में एक क्वेश्चन है कि सच एंगेजमेंट लेटर व्हाट डज इट इंक्लूड, क्या होता है. एंगेजमेंट लेटर बनाएंगे ना हम लोग, क्या लिखेंगे उसके अंदर? पहला लिखेंगे, ऑडिटर लिखेगा अपना ऑब्जेक्टिव. बताएंगे व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग एन ऑडिट? अरे ऐसे 200 है नलायको, मेंबर्स को ये बताना वो बताना. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डूइंग एन ऑडिट कहां आता है? ऐसे 200 में लिखेंगे हम लोग एंगेजमेंट लेटर में कि मेरा ऑडिट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है. तुम कुछ और मत समझ लेना. मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ऑब्टेन क्या रीजन, ये लिख के दो, नहीं तो वो समझेगा एब्सोल्यूट एश्योरेंस देने के लिए आया है.
जब मुझको अपॉइंट किया जाएगा मैं क्या कहूंगा, देख भाई मैं ऑडिट करने के लिए आऊंगा, लेकिन कौन सा एश्योरेंस दूंगा, रीजनेबल एश्योरेंस। मेरा एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं होगा। एग्री करा तो बताओ ऑडिट के लिए आ जाओ, तो तुम्हारे मन में कुछ और है, मेरे मन में कुछ और है। मिसअंडरस्टैंडिंग होता है भाई इससे। किसी भी रिश्ते मतलब किसी भी एंगेजमेंट के रिलेशन में अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत जरूरी है। क्या टर्म्स एंड कंडीशन पे ये रिश्ता पनपेगा, किस टर्म्स पे ये रिश्ता हम निभाएंगे। देख भाई मैं पहले बता रहा हूं, मैं रीजनेबल एश्योरेंस दूंगा। हाँ ना, तुम्हारे एक्सपेक्टेशन कुछ और हो सकते हैं मुझसे। एक्सपेक्टेशन लीड्स टू पेन, सही बोला ना। एक्सपेक्टेशन लीड्स, नो एक्सपेक्टेशन नो पेन। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, उनको ऐसा होता है कि वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे और उनको ज्ञान प्राप्ति हुई। महावीर हो, भगवान बुद्ध हो, तो ये लोग क्या बता, ये जिंदगी की नसीहत बताते हैं। इनको पता चल गया है, मराठी में बताना है, दुखाचं कारण काय है। हाँ नहीं, दिस इज द सेट। आप जाके देख, आप पढ़िएगा, भगवान बुद्ध पढ़िएगा, महावीर जी को पढ़िएगा, उनका सब कुछ बताने का एंड पॉइंट, निचोड़ यही है, दुखाचं कारण काय है। what is the root cause of pain, what is the root cause of sadness? आंसर एक ही है, क्या? अपेक्षाच सगळ्या दुःखांचं कारण आहे। तुमने एक्सपेक्टेशन रखी कि मुझको इंटर में ऑल इंडिया रैंक निकालना है, नहीं है, पेन, दुख होएगा आगे ना। तो मैं सब एक्सपेक्टेशन, सर फिर एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हम लोग सर। अभी अलग डिस्कशन चला जाएगा, हम इस डिस्कशन को इस पॉइंट के लिए लिमिटेड रखते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। तो अपेक्षा पहले बता दो मैं क्या करने वाला हूं, मैं करने वाला हूं, मैं देने वाला हूं रीजनेबल एश्योरेंस, ऑब्जेक्टिव, और मैं रिपोर्ट दूंगा। आई विल ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस एंड आई विल ऑल्सो गिव यू रिपोर्ट। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, इस ऑडिट को करने का मेरा ये ऑब्जेक्टिव है। कुछ और करने के लिए मत बताना, मैं कुछ और नहीं करूँ, यही करूंगा, समझे नहीं? बद्दल रात्री 12ला फोन करायला लागतो, तसलं काय जमणार नाही, तसलं काय जमणार। इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिलेशन में नहीं है। जो बाकी लोग जैसा करते हैं वो हमसे नहीं झेपेगा। बाकी लोग एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे रहे, रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा हूं, जब मैं तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। कुछ समझा गया? अब समझा सर, अब बराबर समझा सर। अब आगे बढ़ो, अगला वाला पॉइंट लो सर, ये क्लियर हो चुका है। अभी पहले ही बता देना ना, नो एब्सोल्यूट एश्योरेंस। कौन सा एश्योरेंस? अरे ये बताऊंगा ना मैं उसको, मैनेजमेंट। अगर तुमको ये झेपता है तो हाँ बोलो, मैं आऊंगा, अदरवाइज नहीं आऊंगा। दूसरा, स्कोप। ऑडिट का स्कोप क्या है? अच्छा एक बात बताओ, स्टैट्यूटरी ऑडिटर का स्कोप कौन डिफाइन करता है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर का स्कोप कौन डिसाइड करता है? मैनेजमेंट, मेंबर्स? कंपनीज एक्ट 2013 कोई और डिसाइड नहीं कर रहा है। मैनेजमेंट बोलेगा नहीं तुम ये मत करो, तुम सेल्स चेक मत करो, वो तुम्हारे स्कोप में नहीं आता है, स्कोप हम डिसाइड करेंगे। हाँ, क्या करना है क्या नहीं करना है ये मुझको कंपनीज एक्ट ने बता दिया है। मेरे पावर्स ड्यूटीज किसने बताए रे? सेक्शन 143 क्या सेक्शन है बताओ? हाँ, पावर्स एंड ड्यूटीज। देखो, इन टू द सब्जेक्ट ओनली, कुछ और सोचती नहीं बच्ची। सेक्शन 143 में हमारे पावर्स एंड ड्यूटीज बताए नहीं बताए, तो मतलब वो स्कोप ही बताया ना मुझको, मैं क्या कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता हूं। तो ये सब कुछ किसने बताया? अच्छा, सेक्शन 143 में जो पावर्स एंड ड्यूटीज बताए हैं उसमें एडिशन डिलीशन कर सकता है क्या मैनेजमेंट या ऑडिटर? नहीं कर सकता है। तो मैं उसके अंदर स्कोप भी बताऊंगा कि ये मेरा स्कोप है कंपनीज एक्ट के हिसाब से, कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करूंगा, उस पर रिपोर्ट दूंगा, उसके लिए ये सारी बातें आएगी। तो मैनेजमेंट बोलेगा आता आलाय तर इंटरनल ऑडिट पण करूनच जावा की। अरे हा की ना, ते का पाहुणे आलेत, हा सकाळी नाश्ता झाले, मग दुपारी जेवून जावा आता बसा। आपल्याकडे घाणेरडी सवय आहे बघा, म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्रात आपल्याकडे कोल्हापूर, सांगली, सातारा, इचलकरंजी इकडे, मला माहित नाही बाकीच्या सिटींबद्दल, पण मला कोल्हापूर सिटीबद्दल तरी
अगर कोई बाहर का है तो आई एम नॉट डिफेमिंग योर सिटी और योर कल्चर, बट यहाँ पे हमारे यहाँ पे ऐसा ही है। कोई रिलेटिव घर पे आ गए तो क्या बोलते हैं, खाइए ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ बनाओ ले, है ना। तो ब्रेकफास्ट वगैरह खाते हैं तो थोड़ा इधर उधर बातें शातें होती है, तो बोल दिया था अभी किधर जाओगे, बोले नहीं इधर ही जाएंगे, थोड़ा सा काम है तो हाँ हाँ काम करके दोपहर में खाने के लिए इधर ही आना। बोले नहीं नहीं उधर खाना है, तो दोपहर को खाने के लिए, शाम को वापस खाने के, मग आता कुठं चाललाय, झोपात इथंच, तर तासाभराच्या कामात आलाय माणूस, त्याला 2 दिवस ठेवून घेतलाय, हा की ना. म्हणजे पाहुणचार नावाचा प्रकार असतो, पण तो किती, तो म्हणतो आपण गुलाबजामुन केले, अरे घ्या गुलाबजामुन, जर का नको नको कश अन्न घ्या ना, नाही मला डायबिटीज आहे, खाओ एकाने काय मरते काय. हॅव यू हर्ड दिस लाईन्स, एक खाली काय मरत नाही लगेच, घ्या त्याला काय होतंय, अहो मला शुगर, हो तो बाहेर म्हणतो अहो मला बिनसाखरेचा चहा करा बरं का, म्हटलं बिनसाखरेचा है ते काय चांगलं लागतंय, घ्या जराशी एक चमचा टाकली, घ्या त्याला काय होते, काय लगेच मरते खाल्ल्यावर, घ्या अहो नाही चालत, एकदा घ्या हो करके वो शुगर वाले पेशेंट को गुलाब जामुन खिला दिए, शुगर वाला चाय पिला दिया, सब उसको दे दिया वो खाने के लिए, वो भी खुशी से खा लिया, अगले दिन पता चला डायरेक्टली चला गया. अभी क्या बोले इस पे, स्कोप हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आलाय तर आता इंटरनल ऑडिट पण करून जाऊ, अरे काय चाललंय, ऑडिटर है वो, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, इज्जत रखो कुछ भाई. सेक्शन 144 क्या बोलता है, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वो इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकता है, क्या समझे. तो उसका स्कोप क्या है वो भी बताएंगे, मैं ये करूंगा मैं वो नहीं करूंगा, आगे हम पढ़ेंगे स्कोप में क्या आता है क्या नहीं आता है. स्कोप में क्या आएगा, कंपनीज एक्ट में जो भी पावर्स एंड ड्यूटीज बताए गए वो उसके स्कोप में आएगा. इसके अलावा मैनेजमेंट अपने से कुछ बातें करने के लिए नहीं बोल सकता, हाँ कुछ बातें बोल सकता है. क्या बात है, हम अगर अभी डिस्कस करें तो बताऊंगा आपको. वो लिमिटेड रिव्यू याद है क्या, यू नो सेक्शन 129A इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कुछ याद आया क्या. लिस्टेड कंपनी का कंपैरिजन बताया था, लिस्टेड कंपनी को क्वार्टरली अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं और उसका फुल ऑडिट या लिमिटेड रिव्यू करके सेबी के पास जमा करना होता है. तो मैंने बताया था ये लिमिटेड रिव्यू या फिर फुल ऑडिट फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड स्टैट्यूटरी ऑडिटर खुद भी कर सकता है. तो क्या ये एडिशनल काम हम लगा सकते हैं, हाँ भाई तुम पूरे साल का ऑडिट तो करने ही वाले हो, क्वार्टरली रिपोर्ट दे दो, एक फाइनल रिपोर्ट दे दो, एडिशनल पैसा दे देंगे. क्या ये स्कोप में ऐड किया जा सकता है, हाँ लिखेंगे. इधर ये नहीं लिखेंगे क्या नहीं करेंगे, क्या लिख करेंगे वो भी तो लिखेंगे एडिशनली. क्या समझो बच्चों, कि हम लिमिटेड रिव्यू भी करेंगे, ये स्कोप में आएगा. तो जो कर सकते हैं वो करेंगे. तो हमारे एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या लिखेंगे, पहला हमारा ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव, ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस टू गिव रिपोर्ट, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देंगे. साथ में हमारा स्कोप ये है, इसके अंदर ये आता है ये नहीं आता है, क्या समझे. दूसरा हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिखेंगे कि ऑडिट करते समय मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं स्टैंडर्ड्स को फॉलो करूंगा. मैं खुद बता रहा हूं, ये बस मैं आपकी बातें नहीं बता रहा हूं कि तुमने ये करना तुमने वो करना, मैं क्या करूंगा वो भी लिखूंगा. देख भैया मैं स्टैंडर्ड के हिसाब से ऑडिट करूंगा, मैं एथिकल रिक्वायरमेंट को पूरा करूंगा, मैं थ्रू आउट द पीरियड इंडिपेंडेंट रहूंगा, मैं सारी बातें आपको आके बताऊंगा, जब भी कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट दिखे फ्रॉड दिखे मैं आके आपको बताऊंगा. सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने बता दी आपको. साथ में मैनेजमेंट तुम्हारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी इस एंगेजमेंट लेटर में लिखेंगे, क्या समझे बच्चों. देन मैं लिखूंगा कि कौन से AFRF है, आइडेंटिफाई करूंगा. AFRF मतलब लिखूंगा आई विल स्टेट द AFRF जिससे बने हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑडिट करूंगा. क्या है AFRF बेटा, इसी हिसाब से हम फाइनेंशियल में बनाते हैं ना. तो कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से AFRF से बने हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मैं ऑडिट करूंगा, ये भी मैं एंगेजमेंट लेटर में लिख के दूंगा. मैनेजमेंट देखो क्या आपका यही AFRF है तो मैं ऑडिट करने के लिए आता हूँ, अदरवाइज मैं ऑडिट करने के लिए नहीं आऊंगा. अगर मान लो बैंकिंग कंपनी है तो उसके लिए AFRF क्या होगा, शेड्यूल 3 नहीं,
बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, तो मैं लिखूंगा उधर कि तुम्हारे बैलेंस शीट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में दिए हुए इस शेड्यूल के हिसाब से बनना चाहिए। है तो बता दो ऑडिट के लिए, अदरवाइज मैं नहीं आऊंगा। तो तुमने बनाया शेड्यूल 3 के हिसाब से, बैंक के लिए वो एप्लीकेबल ही नहीं है, फंडामेंटली गलत हो गया। हाउ कैन आई डू ऑडिट? एंड लास्ट वन, मैं एक एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट, मतलब फॉर्मेट है बच्चों ये SS 700 का फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में मैं रिपोर्ट करूंगा वो फॉर्मेट भी दो उनको पहले, वो टाइटल एड्रेस ही वो फॉर्मेट, ट्रू एंड फेरी वाला फॉर्मेट दो कि एक्सपेक्टेड समझो कि यही फॉर्मेट होगा। हाँ कुछ चेंज हुआ तो जो मैंने अभी फॉर्मेट दिया आपको एंगेजमेंट लेटर में वो चेंज भी हो सकता है। कौन से सर्कमस्टेंसेस में SS 700 का फॉर्मेट चेंज होगा? वेरी गुड, जब जब क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगा। तो मैं उसको ये भी लिखूंगा, क्या लिखूंगा कि अगर अगर ऐसे सिचुएशंस मेरे सामने आए जिसके अंदर मैं अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर सकता हूं, उस केस में जो अभी मैं आपको फॉर्मेट दे रहा हूं वो चेंज हो सकता है। ये सारी बातें लिख दूंगा, ABCDE 5 बातें उसके अंदर आनी चाहिए। क्या क्या आएगा बताओ? पहला, मेरा ऑब्जेक्टिव, मेरा स्कोप बताऊंगा। नंबर 2, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर आइडेंटिफाई करूंगा AFRF को, कौन से AFRF से बने हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मैं ऑडिट करूंगा। एंड लास्ट वन, एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट, कि उसके अंदर क्या क्या होगा। इन शॉर्ट अनमॉडिफाइड ओपिनियन का फॉर्मेट दे दो और उसके अंदर नोट लिखो क्या, कि ये फॉर्मेट आगे चेंज हो सकता है अगर सर्कमस्टेंसेस मॉडिफिकेशन के लिए सजेस्ट कर रही है। एनी डाउट? पक्का है? ये पॉइंट नंबर 7 पढ़ो और बता दो क्या लिखा है। यस, वेरी गुड वेरी गुड। अगर मान लेते हैं किसी लॉ में आपके टर्म्स एंड कंडीशन ऑलरेडी पता है, तो दोबारा से एंगेजमेंट में लिखने की क्या जरूरत है, क्योंकि लॉ ही इस बात का बैकअप प्रोवाइड कर रहा है। अगर उन्होंने एग्री किए भी नहीं तो आप लॉ का सहारा लेके बोल सकते हो कि भैया ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी था। जैसे सेक्शन 143 में पावर्स एंड ड्यूटीज बताया कि नहीं बताया, बस रेफरेंस दे दो ना, दोबारा से सारे पावर सेक्शन 143 पूरा लिख दे। बताओ, इधर तुमको नहीं समझा है, ये मैंने मेरे को क्या समझेगा? हाँ कि ना? हाँ, इसको छोड़ करके और कुछ तुमको लिखना है तो लिखो। हाँ, लेकिन आप चाहो तो लिख भी सकते हो, उसको परेशान करना है तो, फीस बढ़ाना है तो। ओ क्या क्या करते हो ऑडिटर, लेकिन अननेसेसरी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लॉज एंड रेगुलेशन ऑलरेडी इस बात को राइटिंग में लेके आ चुका है, इट इज बीन एस्टैब्लिश्ड ऑलरेडी, व्हाई यू आर अगेन राइटिंग इट डाउन इन एंगेजमेंट लेटर? नो नीड टू राइट इट डाउन। समझे बच्चों? समझे? तो बताएंगे एग्जाम में ये सवाल आ सकता है, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर? क्या क्या कंटेंट्स है? इधर लिखूं क्या मैं? इधर नहीं, मुझको मदद करो। कंटेंट्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर एज पर ऐसे 210, क्या कंटेंट है? पहला, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। ओके। नंबर 2 क्या लिखेंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखेंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। वेरी गुड। फोर्थ वन, आइडेंटिफिकेशन of AFRF. And last one, expected form and content of ऑडिट रिपोर्ट। और उसके अंदर एक स्टेटमेंट लिखेंगे क्या?
क्या लिखेंगे स्टेटमेंट दैट ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस आ सकते हैं इन विच एक्सपेक्टेड ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म दैट में चेंज और में डिफर. डिफर इज द वर्ड यूज्ड बाय द एसे. ठीक है बच्चों, एग्जाम में सवाल आए तो आंसर लिखोगे, इसका बस आपको सेंटेंस फ्रेमिंग करके लिखना होगा. मैंने शॉर्ट में लिख के दे दिया है. ठीक है, राइट डाउन एसे 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, और उसके अंदर पहला पॉइंट कंटेंट्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर. Is it over? So this is the first question. Mark it as important. Mark it as important. इसमें सवाल बन सकता है. ठीक है बच्चों, चलिए अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे हम लोग जंप करेंगे आउट ऑफ दिस एसे. डिस्कस करें. तो क्वेश्चन इज प्री कंडीशंस फॉर डूइंग एन ऑडिट. व्हाट इज प्री कंडीशन? मतलब द बेस, I can say the premise on which the audit is conducted. तो precondition का मतलब precondition may be defined as, come on नीचे, the premises on which the audit is. कौन से premise पे audit conduct किया जाएगा?
मैनेजमेंट ये सोच रहा है कि ऑडिटर ऑडिट करने आएगा तो कौन से प्री कंडीशंस पे ऑडिट करने के लिए आएगा। तो आज अगर मुझको ये प्री कंडीशंस एस्टैब्लिश करनी है मतलब कि डिफाइन करनी है, तो ऑडिटर शाल डिटरमाइन वेदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल। पाटिल हमको बताएंगे कि AFRF क्या है। आर यू श्योर? लॉक किया जाए। स्केड्यूल 3 प्लस क्या बोलो, AS/कमॉन क्या, इंडेस। अगर मैनेजमेंट स्केड्यूल 3 के अंदर बना हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसका फॉर्मेट और AS या इंडेस को फॉलो नहीं कर रहा है तो क्या ऑडिटर ऑडिट करने के लिए जाएगा? अगर मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्केड्यूल 3 के फॉर्मेट में नहीं बनाया है तो क्या ऑडिटर उस चीज का ऑडिट कर सकता है? द आंसर इज नो। अगर मैनेजमेंट बोल रहा है कि नहीं हम इंडेस को फॉलो ही नहीं करते, हम तो US गैप को फॉलो करते हैं, तो क्या ऑडिटर ऑडिट करने के लिए जाएगा? ऑडिटर बोलेगा उसके अंदर मैं एक्सपर्ट ही नहीं हूं। हाँ कि ना? मान लो मेरे घर पे कुछ खाना, मेरा बर्थडे पार्टी है मान लो, और मैंने अपने सारे बच्चों को खाने के लिए बुला दिया, बोले आ जाइए बच्चे घर पे आ जाइएगा हमारे, हम आज पार्टी रखते। तो मैंने प्रांजलि जी को पूछा, प्रांजलि जी आप खाना बनाएंगी? प्रांजलि हाँ सर मैं बनाऊँ, खाना आता है ना बनाना करना। तो प्रांजलि क्या बनाते हैं आप? कुछ भी जो बोलो बना देते। हाँ तो वही बोल रहा, देखा ये होता है प्री कंडीशन। आप समझे ना, बेसिक कंडीशन है। मैंने बोला कि आइए प्रांजलि जी खाना बनाते हैं, हम दोनों मिलकर खाना बनाते हैं, आपको अच्छा आता है खाना बनाना मैंने सुना है तो आप आइए। तो प्रांजलि आई, प्रांजलि जी बोल रही सर मैं आऊंगी खाना बनाने के लिए लेकिन सर प्लीज। अरे यार ये तो वेज खाता ही नहीं, इसको तो नॉन वेज ही लगता है। मेरे को पता है बट फिर भी तो मेरे सारे इनवाइटीज जो है ना वो नॉनवेज खाते हैं। तो प्रांजलि बोली सर फिर मैं मेरे को बहुत इच्छा है सर कि खाना बनाओ लेकिन मैं नहीं बना सकती क्योंकि उसमें उसमें उसको नॉलेज ही नहीं है ना। वो बोलेगी नहीं सर मैं बना दूंगी, चलो आपके कहने पे बना दूंगी लेकिन बनेगा नहीं ठीक से। अगर US गैप के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं और मैंने रिक्वेस्ट किया कि प्रांजलि आइए प्लीज ऑडिट करिए, क्या बोलेगी सर मैं आऊंगी ऑडिट के लिए लेकिन ठीक से ऑडिट ही नहीं हो पाएगा ना। तो व्हाट इज द बेस, व्हाट इज द प्री कंडीशन, व्हाट इज द मेन प्री कंडीशन, दिस कुड बी कंसिडर एज अ मेन प्री कंडीशन ना, इसीलिए इसके साथ इसके आगे एंड लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 1 एंड फिर उसके बाद ये अदर प्री कंडीशंस। ये पहली ये है तो आगे प्रांजलि बोली सर एक पहली बेसिक कंडीशन क्या, वेज खाना बनेगा। उसके बाद फिर आप मटेरियल कहां से लाएंगे, कौन सा राइस इस्तेमाल करेंगे, क्या क्या खाना बनेगा, ये सारे अदर कंडीशन है। पहला कंडीशन वेज बनेगा। तो मैंने अगर बोला हाँ अरे प्रांजलि जी आपको मैं नॉन वेज खाना बनाने के लिए कैसे बुला सकता हूँ, आपको वेज खाने के लिए, हाँ बोले सर ठीक है फिर सवाल आगे पूछेगी सर ये है क्या, सर वो है क्या, सर मैं बस शुद्ध देसी घी में खाना बनाती हूँ, मैं बाकी कुछ, हाँ ठीक है बना लेंगे, कुछ इशू नहीं, अदर कंडीशंस। कुछ समझा? तो मेन कंडीशन प्री कंडीशन क्या होगी, दैट ऑडिटर विल डिटरमाइन वेदर AFRF इज एक्सेप्टेबल और नॉट। अगर मैनेजमेंट को ऑडिटर का एक्सपर्ट एरिया स्केड्यूल 3, बिकॉज आपको स्केड्यूल 3 पढ़ाया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन में, हाँ कि ना, तो यू आर एक्सपर्ट इन दैट, तो ऑडिटर शुड डिटरमाइन वेदर AFRF इज एक्सेप्टेबल टू द मैनेजमेंट और नॉट। ओके ओके। अब उसके साथ अदर टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, तो ऑब्टेन एन एग्रीमेंट ऑफ द मैनेजमेंट कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्नॉलेज करते हैं। एक्नॉलेज करते हैं मतलब वो बोलते कि आई एक्सेप्ट कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक काम करो मैनेजमेंट, तुम मुझको ऐसा बकायदा लिख के दो कि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम एंगेजमेंट लेटर में लिख के दे रहे हैं मैनेजमेंट ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एग्री करते हो तो बताओ यू एक्सेप्ट दैट यस इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको बोलते हैं एक्नॉलेज करना। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाएंगे एज पर AFRF। सर AFRF तो है लेकिन मैनेजमेंट बोल रहे हैं ऑडिटर तुम बना के लाओगे ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अरे नलायक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम बनाओगे, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लिख के दो कि हमने बनाया है या हम बनाएंगे आप आओ।
दूसरा, इंटरनल कंट्रोल्स को मैनेज करना सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, उसके अंदर फ्रॉड और एरर नहीं रहेगा। इंटरनल कंट्रोल, डिसिप्लिन होने का क्या मकसद है कि फ्रॉड और एरर नहीं हो ट्रांजैक्शंस में, तो ट्रांजैक्शन में फ्रॉड एरर नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट दैट कुड बी ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर्स, हाँ कि ना। फिर पॉइंट नंबर सी, मैनेजमेंट ये एक्सेप्ट करो दैट यू विल प्रोवाइड अस एक्सेस टू ऑल इंफॉर्मेशन। देखिए लिख के लेंगे पहले कि तुम मुझको सारी इंफॉर्मेशन दोगे, वैसे ये लिमिटेशन भी है कि मैनेजमेंट विल नॉट प्रोवाइड यू ऑल इंफॉर्मेशन, लेकिन हम उसको पहले ही बताएंगे मैनेजमेंट अगर सारी इंफॉर्मेशन दोगे ना तभी आएंगे ऑडिट के लिए, कि मैनेजमेंट गिव्स अस एक्सेस टू ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ विच मैनेजमेंट इज अवेयर, जो मैनेजमेंट को पता है रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के टाइम पे जो भी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास थी वो हमको दे दो ड्यूरिंग द ऑडिट। अब ओनली इंफॉर्मेशन नहीं, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो हम रिक्वेस्ट करेंगे फ्रॉम मैनेजमेंट ऑडिट के पर्पज के लिए। हाँ, नाही तर तुम्ही कुठं राहताय, तुम्हाला काय खायला आवडते, मग आपण आज जाऊया का खायला, एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगने का नहीं। कौन सी इंफॉर्मेशन एडिशनल, जो ऑडिट के लिए रिलेवेंट है फॉर द पर्पज ऑफ डूइंग एन ऑडिट, and you should give us unrestricted access to person within the entity to obtain the audit evidences. नाहीतर हा माणूस खूप चांगला, याला घरी घेऊन जातो, घरातली कामं लावतो। नहीं, आपने बोला ना अनरिस्ट्रिक्टेड, रोकेंगे नहीं किसी भी पर्सन को, रोकेंगे नहीं, चलो उठवा के लेके जाओ उसको घर। अरे ऑडिट के पर्पज के लिए किसी का भी अनरिस्ट्रिक्ट एक्सेस मिलना चाहिए। जैसे मुझको अगर प्रोडक्शन फैसिलिटी चेक करना है तो मैंने बोला प्रोडक्शन इंजीनियर को, अरे मेरे को वो प्रोडक्शन चेक करने का, वो उसके अंदर तुम्हारा रॉ मटेरियल कितना है, वेस्टेज कितना जाता है, तो वेस्ट का क्या, ये मुझको अंडरस्टैंडिंग लेने का है। मैंने बोला नहीं, नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? नहीं वो प्रोडक्शन का, अरे ऑडिट के रिलेटेड नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं मिल सकते। अरे क्या प्रॉब्लम है भाई, पहले ही बोलता हूं, पहले ही लिख के दो, क्या बाद में मना नहीं करेंगे फिर। हेलो 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 हेलो। ओके बच्चों, चलिए सो अभी पहले काम करते हैं, प्री कंडीशंस को लिखते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे, चलेगा? सो राइट डाउन द हेडिंग, फटाफट लिखो, राइट डाउन द हेडिंग। पॉइंट नंबर 2, प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट, प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट लिखलं का? ओके तो बताएंगे पहली प्री कंडीशन क्या है। एक काम करो, पहले मीनिंग ऑफ प्री कंडीशन लिखो। ओके उसके अंदर लिखो पॉइंट नंबर ए, मीनिंग ऑफ प्री कंडीशन, मीनिंग ऑफ प्री कंडीशन। उसमें लिखो premises on which the audit is conducted, the premises on which audit is conducted, premises on which audit is conducted।
Okay. अब point number B. To establish the preconditions, auditor shall consider the following. Auditor shall consider the following. Shall consider the following. Okay, तो बताएंगे पहली बात वो क्या कंसिडर करेगा. He will determine the whether the AFRF is acceptable. Okay, तो लिखो उसके अंदर पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 1, determine whether AFRF is acceptable. Determine whether AFRF is acceptable. Okay, then point number 2, obtain an agreement from the management. Obtain an agreement from the management. Obtain an agreement from management that it acknowledges. Obtain an agreement from the management that it acknowledges its responsibility. That acknowledges its responsibility for the following. It acknowledges its responsibility for the following. किस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की बच्चों? पॉइंट नंबर ए, that management is responsible for preparation of the financial statement. हाँ के ना, management is responsible for preparation of financial statement. Point number B, to provide, sorry, not to provide, management is responsible for internal control, to enable, management is responsible for internal control to enable preparation of financial statements, that are free from material misstatements. Then point number C, to provide auditor with उसके अंदर रोमन पॉइंट नंबर 1, access to all information related to financial statements, ब्रैकेट में लिखो एग्जाम्पल
records, documents, etc. Records, documents, etc. Point number 2, additional information which auditor may request, additional information that auditor may request and point number 3, to provide unrestricted access to the persons within the entity for obtaining audit evidence. ब्रैकेट में लिखो एग्जाम्पल, एम्प्लॉइज, इंटरनल काउंसिल मेंबर, ब्रैकेट में लिखो एम्प्लॉइज, इंटरनल काउंसिल मेंबर एटसेट्रा. ओके बच्चों, चलिए. सो मैंने अब तक आपको एसए 210 के अंदर क्या सिखाया वो एक बार देख लो, प्लीज पे अटेंशन. क्या सिखाया मैंने आपको पहले बताया कि ये एंगेजमेंट लेटर क्या होता है. ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय एंगेजमेंट लेटर? सिखाया नहीं सिखाया? इधर ध्यान दो बोर्ड पे. सिखाया नहीं सिखाया? यस. फिर मैंने क्या सिखाया कि एंगेजमेंट लेटर के कंटेंट्स क्या क्या होंगे. ऑब्जेक्टिव, स्कोप, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ AFRF, देन एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड ये इसके अंदर लिखा जाएगा. ठीक है. फिर मैंने आपको बताया कि ऑडिट करने के प्री कंडीशंस क्या क्या हो सकते हैं जो एंगेजमेंट लेटर में लिख करके हम देंगे. तो उसको मैं क्या करता हूं, उसको मैं यूजुअली 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं. चलो 3 पार्ट में. पहला कौन सा है? दैट इज मेन प्री कंडीशन. वैसे एग्जामिनेशन में समझ करना मेन प्री कंडीशन वगैरह, नॉर्मल प्री कंडीशन है क्या? एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ AFR. और उसके बाद आएगा अदर्स. अदर्स में क्या लिखोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप प्रिपेयर करेंगे, उसके रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स भी आप ही रखेंगे, सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट. एंड उसके अंदर आएगा अदर, या आई कैन से हम लिखेंगे दैट क्या क्या प्रोवाइड करेंगे. ओके, क्या क्या प्रोवाइड करेंगे? इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस. तो ये 3 कैटेगरी में हम प्री कंडीशंस को डिवाइड कर सकते हैं. ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. क्लियर है मैंने अब तक क्या क्या पढ़ा आपको एंगेजमेंट लेटर में? ओके, आगे बढ़े. नाउ एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, फिर उसका नोटिंग करके रुक जाएंगे. ठीक है. बताएंगे मुझको, अगर आज जिन प्री कंडीशंस की मैं बात कर रहा हूं जो आपके ऑडिट में होनी चाहिए, मतलब दीज आर द प्रीमाइसेस ऑन द बेस ऑफ विच ऑडिट विल बी कंडक्टेड, अगर ये प्रीमाइसेस ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे, दे आर नॉट प्रेजेंट एट ऑल इन योर ऑडिट, तो आप क्या करेंगे? ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे? ऑडिट करने के लिए आप जाने वाले हो, लेकिन आपको दिखा कि इनमें से प्री कंडीशंस ही नहीं है, मतलब ये प्री कंडीशन ही नहीं है, मतलब ना AFRF एक्सेप्टेबल है, ना वो आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार है, ना वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार है, ना अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देने के लिए तैयार है, तो आप ऑडिट करोगे या नहीं करोगे? नहीं करोगे ना. एकदम सिंपल सा आंसर है, बस उन्होंने कुछ डिफिकल्ट लैंग्वेज में पुट ही नहीं किया हुआ है. कैसे देखिए यहाँ पे बच्चा इसको पढ़ने में बहुत दिक्कत महसूस करता है, एग्जाम में सवाल आया तो मतलब उसका दिमाग खराब हो जाता है. क्या लिखा है? What happens if the preconditions of audit are not present? अगर प्री कंडीशन, मैंने उनको बोला ना क्या, कौन सा खाना बनाना है प्रांजलि जी?
आप खाना बना के ले आओगे ना मेरी बर्थडे पार्टी में, कौन सा खाना बनाओगे, वेज या नॉन वेज? अरे श्योर, नहीं नॉन वेज बनाने के लिए आइए। मतलब ये आपका प्री कंडीशन है। अच्छा ये प्री कंडीशन मैंने अगर बोला नहीं नहीं नॉन वेज ही खाना बनेगा, मतलब वेदर प्री कंडीशन इज प्रेजेंट, whether the precondition is present, so what she will do, whether she will accept or not, whether she will cook for me or not, no, whether she will do audit for me or not, no, because preconditions ही नहीं है ना, तो straight away आंसर क्या होगा, I will not accept the audit और I will not continue the audit। हाँ कि ना, सिंपल है। तो देखो, if the preconditions for audit are not present, then auditor इस बात को मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा। सबसे पहले डायरेक्ट नाम नहीं बोलेगा, क्यों? प्रांजलि बोलेगी सर नॉन वेज क्यों, मतलब वेज क्यों नहीं, अगर वेज है तो बताइए मैं आ जाऊंगी खाना बनाने के लिए, क्या ही प्रॉब्लम है? बोला नहीं यार वो धीरू प्रेम ये वेजिटेरियन खाना नहीं खाते, ये प्योर नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, कहानी के सारे पात्र काल्पनिक है बेटा, तो उनके लिए मेरे को नॉन वेज खाना बना। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, फिर ठीक है सर, आई एम रियली वेरी सॉरी, आई कांट कम अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन टू डू। लॉ एंड रेगुलेशन अगर नहीं बोलता ये करने के लिए, ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट द प्रपोज एंगेजमेंट। डिस्कस करेगा मैनेजमेंट से, ट्राई टू रिजॉल्व द मैटर कि इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दे सकते, एएफआरएफ क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है वगैरह, डिस्कस करेगा। अगर मैटर रिजॉल्व हो तो ठीक है, कंटिन्यू विद द ऑडिट, अगर मैटर रिजॉल्व नहीं होगा तो यू शुड नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट एंगेजमेंट। इफ द ऑडिटर हैज डिटरमाइंड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एएफआरएफ एक्सेप्टेबल नहीं है और ऐसे मैटर्स पे अंडरस्टैंडिंग नहीं है जिसमें मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अदर कंडीशन है, ये मेन प्री कंडीशन एक्सेप्टेड नहीं है या अदर प्री कंडीशन एक्सेप्टेड नहीं है, तो आप क्या नहीं करेंगे बच्चों, ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट दी प्रपोज एंगेजमेंट। इसमें ऐसा मस्त केस स्टडी बना के दे दिया, तो विल यू बी एबल टू आंसर? पढ़ने का टाइम भी डिफिकल्ट लगता है रे, प्री कंडीशंस आर नॉट प्रेजेंट मतलब एब्सेंट है, एब्सेंट मतलब आया नहीं आज, सोच ऐसी होती है। नहीं नहीं नॉर्मली बच्चा ये सोचता है, अगर मराठी मीडियम का रहेगा तो वो तो पागल ही हो जाता है, बोलते ही ये क्या हो गया प्रेजेंट और एब्सेंट। अब सीधा सीधा लिखो ना, इफ द प्री कंडीशंस आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द मैनेजमेंट व्हाट ऑडिटर विल डू। अगर ये मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, किसी को भी पूछ लिया, तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑडिटर विल नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट। ये तो पहले ही देख लिया आपने, ये क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले ही आपको पता है, बट उन्होंने क्या लिखा, व्हाट इफ द प्री कंडीशंस आर नॉट प्रेजेंट। बच्चा बोल रही इसका मतलब क्या है, कंफ्यूज हो गया, बताओ, आंसर नहीं लिख पाएगा। और आंसर भी कैसा लिखा देखो ना, इफ द प्री कंडीशंस आर नॉट प्रेजेंट द ऑडिटर शैल डिस्कस विद द मैनेजमेंट। डायरेक्ट लिखो ना, नहीं करेगा, ऐसा लिखो, ऑडिटर विल नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट बट इफ आफ्टर डिस्कशन इफ द मैटर इज रिजॉल्व देन ही कैन एक्सेप्ट। ऐसा लिखो ना, सीधा सीधा लिखते पहले डिस्कस करो। एंड इफ द लॉज एंड रेगुलेशंस आर नॉट प्रोहिबिटेड ही विल नॉट एक्सेप्ट। अरे यार सीधा सीधा आसान भाषा में बोलो ना, मेरे को क्या लगता है, विद द ड्यू रिस्पेक्ट टू वुमेन, इट हैज बीन ड्राफ्टेड बाय द वुमेन। हाँ कि ना, मतलब जरूरी नहीं कि आपके पास गर्लफ्रेंड होनी चाहिए या कुछ होना चाहिए, मम्मी आपकी खुद की, बहन खुद की, उसको तुमने पूछ लिया कभी, अभी अभी मुझको सही से जवाब देना, अगर मैं गलत हुआ तो गलत बोला, आई विल एक्सेप्ट ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, आई विल एक्सेप्ट कि मैं मिस्टेक, आई मेड माई मिस्टेक। तो तुमने पूछ लिया, दीदी को पूछ लिया, मम्मी को पूछ लिया, ओके कि मम्मी क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ, कुछ नहीं। तो कुछ नहीं का मतलब क्या होता है धीरू, यूजुअली कुछ नहीं, तुमने मुझको पूछ लिया सर क्या हुआ है, मैंने बोला अरे कुछ नहीं, कुछ नॉर्मल, तो अब आप क्या करोगे, आप निकल जाओगे वहां से, क्या कुछ नहीं सर नॉर्मल है, चल निकल, आदि सही है ना, ऐसे ही होगा ना। वहीं पे तुमने किसी लड़की को पूछ लिया क्या हुआ, वो क्या बोलेगी पहला कुछ नहीं, तो आप निकल गए वहां से, तो आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू लिसन, आफ्टर दैट व्हाट यू लिसन, तुमको मेरी कोई बात समझ ही नहीं आती। अरे समझ ही नहीं आती मतलब तुमने बोला कुछ नहीं, तो कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं होता है, लिटरल इंटरप्रिटेशन बोलेगी नहीं, रूल ऑफ एक्सेप्शन कंस्ट्रक्शन, कुछ नहीं मतलब बहुत कुछ है, ऐसे होता है ना, मतलब मैंने कोई गलती नहीं करी इसके अंदर, सही है ना, कुछ नहीं मतलब बहुत कुछ होता है, काय झाले काय नाही झालेलं म्हणजे
खूप काही तर नाही, खूप काय काय झालंय. एंड ये इनके अंदर भगवान ने दिया हुआ एक स्किल है. लड़कियों में भगवान ने चुन चुन के स्किल्स भरे हुए. एक स्किल ऐसा है, बहुत कुछ बातों में से सिलेक्टिव कौन सी बात अभी बतानी है ये बराबर उनको समझता है. सिलेक्टिव वही बात बताएंगे बराबर, क्योंकि बाकी बातें बाकी चीजों के लिए बचा के रखेंगे. मतलब कलेश जो करना है बाकी टाइम पे, उस कलेश में कौन कौन सी बातें यूज करनी है वो बराबर उस टाइम पे दी. मेन आर सिंपल, एक बात सारी बात बक देते हैं, बाद में बताने के लिए कहने के लिए कुछ बचता ही नहीं है. सही बोला ना मैंने? ये तो प्रोबेबली दिस हैड बीन ड्राफ्टेड बाय द विमेन. लिखो ना सीधा सीधा कि इफ प्री कंडीशंस आर नॉट एक्सेप्टेड बाय मैनेजमेंट, ऑडिटर विल नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट. हाँ, बट बिफोर दैट डिस्कस विद द मैनेजमेंट. इफ दे ट्राई टू रिजॉल्व द मैटर, ओके. ना रिजॉल्व, नॉट एक्सेप्ट. सीधा लिखो ना, क्या नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉज एंड रेगुलेशंस, देन ही विल नॉट एक्सेप्ट. अरे और नीचे सेम लिखते हैं इफ. अगेन अभी इफ क्या मेरे को पता चल गया ना, प्री कंडीशंस नहीं है, उस बाद में वापस बताने की क्या जरूरत है. बच्चा कंफ्यूज हो रहा है कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है. यही लिखा है, यू सी ना, यहाँ पे यही लिखा हुआ है क्या, देखिए. इफ द ऑडिटर डिटरमाइन दैट AFRF टू बी अप्लाइड इज अनएक्सेप्टेबल. ऊपर बोलते हैं कि एक्सेप्टेबल है तो ऑडिट करो. ऊपर क्या बोला, नॉट प्रेजेंट तो एक्सेप्ट मत करो. ऊपर नीचे क्या बोलते हैं, ऊपर लिखते हैं कि ऑडिटर विल नॉट एक्सेप्ट इफ AFRF इज नॉट एक्सेप्टेबल. तो ऊपर क्या बोला, AFRF इज एक्सेप्टेबल तो ऑडिट के लिए जाओ. नीचे क्या बोलते हैं, AFRF एक्सेप्टेबल तो ऑडिट मत करो. भाई एक बार ही बोलो, मैं समझ जाऊंगा. फिर क्या बोलते हैं, इफ द एग्रीमेंट ऑफ द मैनेजमेंट इज नॉट ऑब्टेन. अगर वो एग्रीमेंट मैनेजमेंट से नहीं मिला, किस बारे में, कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते. क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाएंगे, ये उनका अंडरस्टैंडिंग ही नहीं. इंटरनल कंट्रोल वही रखेंगे, ये इनका अंडरस्टैंडिंग नहीं है. फिर इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, वापस दोबारा सारी बातें रिप्रोड्यूस करी. बच्चा बोल रहे ऊपर का मतलब क्या था, इसका मतलब क्या, कुछ समझ नहीं. सब एक जैसा लग रहा है मुझको. हाँ एक जैसा ही है. मेरे लिए जरूरी ये था बस, ये पैराग्राफ. कौन सा वाला पैराग्राफ भी नहीं, एक ही सेंटेंस. क्या हाँ, लेकिन अगर डिस्कशन से मैटर रिजॉल्व हो सकता है तो डिस्कस करो. बोलल्याने होत्यारी आधी बोललेची पाहिजे, म्हणजे केल्याने होत्यारी आधी केलीची पाहिजे. असं बोलल्याने होत्यारी आधी बोललेची पाहिजे. त्यानंतर पण होत नसेल तर सोडून द्या विषय. तो विषय आपल्यासाठी नाही. कुठला विषय, ऑडिटचा विषय. झेपला ना, तो समझा ना रे राजू. सिंपल है ना, बस सिंपल करके पढ़ते आना चाहिए, बस इतनी सी बात है. ठीक है, लिखोगे, लिखेंगे फटाफट, फिर रुक जाएंगे. राइट डाउन. हेडिंग देना. रेड कलर से पेन, रेड कलर के पेन से हेडिंग दो, या फिर नोट ही लिखो. नोट, रेड कलर के पेन से नोट लिखो. लिखो, व्हाट हैपेंस इफ प्री कंडीशंस ऑफ फॉर एन ऑडिट आर नॉट प्रेजेंट. What happens, what happens, what happened, what happened. थोड़ा सा कोशिश करता हूँ बीच बीच में एक्सेंट को फ्लुएंट करने की, बट वो थोड़ा कॉमेडी लगता है. आपको लगता है मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, नहीं. ट्राई टू स्पीक इन दैट एक्सेंट में, फ्लुएंट करना चाहता हूँ. ठीक है, what happened, what happened. What happens if the preconditions for an audit are not present. ब्रैकेट में लिखो accepted, not accepted. So what happened if preconditions are not present or not accepted. तो पहले क्या करेगा, डिस्कस विद द मैनेजमेंट. जो उन्होंने सीक्वेंस बोला वो सीक्वेंस ही लिखो. नीचे लिखो पॉइंट नंबर 1, डिस्कस विद द मैनेजमेंट द रीजंस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस. श्रुति जी कुछ समझा. डिस्कस द मैटर विद द मैनेजमेंट फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, फॉर नॉन एक्सेप्टेंस. ओके. एंड पॉइंट नंबर 2, auditor shall not accept the proposed engagement.
if matter is unresolved. If the matter is unresolved. Shall not accept the engagement if the matter is, क्या बोलो, unresolved. ओके बच्चों, ओके बच्चों. अच्छा, एक चीज का जवाब दो फिर हम रुक जाएंगे, डिस्कशन कल करेंगे. पहले बोला हाँ कि हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पहले सब हाँ ही बोलते रहे. बाद में तुमको बोला कि ये इंफॉर्मेशन नहीं देंगे. पहले बहुत कसमे वादे खाए थे, पहले सब गुड़ी गुड़ी होता है ना. क्या धीरू, प्रॉब्लम तो बाद में आता है व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट डूइंग एन ऑडिट. तो उस टाइम पे क्या करेंगे, सर अभी फंस गए. तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसी फंसी हुई सिचुएशन में क्या करेंगे, जानने के लिए देखिए कल का एपिसोड. ओके, तो रुक जाए. थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे. ऑनलाइन स्टूडेंट्स बाय बाय, हैव अ नाइस डे.